चलिए आज एक छोटे से टॉपिक के ऊपर अपनी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं। आपने वर्ड सुना होगा बायोलॉजी के अंदर एक सेल, कोशिका। क्या होती है? ठीक है, क्या होती है कोशिका? कितने प्रकार की होती है? क्या फंक्शंस डन करती है ये, है ना? और क्या सभी लिविंग बीइंग्स कोशिका के बने होते हैं, है ना, या किसी और चीज के बने होते हैं? ठीक है, और एक कोशिका या सेल के आधार पर कितने प्रकार के जीव हो सकते हैं या कितने प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल से देखते हैं। सेल की एक रटी रटाई, या आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो आप पढ़ के आए होंगे, एक आप डेफिनेशन देखते हो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेल, है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? अपनी कोशिका होती है। ठीक है, और अगर इसे थोड़ा ये देखें कि ये स्ट्रक्चरल कैसे हुई और फंक्शनल कैसे हुई। अपने इसे स्ट्रक्चरल क्यों कहा और फंक्शनल क्यों कहा? भी किसी और बॉडी पार्ट को भी तो अपने कह सकते हैं ना। तो स्ट्रक्चरल तो इसको क्यों कहा? इसको इसलिए कहा क्योंकि ये अपनी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। छोटी छोटी सेल्स मिलकर ही तो किसका फॉर्मेशन करती हैं? टिश्यू का। और टिश्यू किसका करते हैं? टिश्यू सिस्टम का। टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? अपना पूरा बॉडी या इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, तो इट मींस ये किसका फॉर्मेशन करती है? फॉर्मेशन ऑफ body, that means we called structural unit. And why we called functional unit? ठीक है, what means about इसके फंक्शनल कहने के पीछे अपना क्या मीन रहता है, क्या पर्पज है कि अपने इसको फंक्शनल भी कहा। ठीक है, तो अगर अपने किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म एक लिविंग बीइंग्स का एक कैरेक्टर है। जब आप फीचर्स पढ़ेंगे तो उनके अंदर आ जाएगा कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनका एक फीचर होता है क्या, कि इनके अंदर मेटाबॉलिक या उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, वो कहाँ होती हैं? भी वो अपनी सेल के अंदर होती हैं। जैसे कोई भी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लीजिए आप, ठीक है, चाहे आप मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर एनाबॉलिक ले लीजिए, चाहे आप कैटाबॉलिक ले लीजिए। जैसे एक सिंपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपने एनर्जी का। अपने बोलते हैं ना कि सर एनर्जी सोर्स तो क्या होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। अपने को कोई भी काम करना है उसके लिए अपने को एनर्जी मिलती हो, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है। लेकिन सर ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने को कैसे प्रोवाइड करवाता है? आप डेली वर्क करने के लिए सर हम फूड लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से अपने अपने डेली टास्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कैसे एनर्जी मिलती है भाई? जैसे आपने इनटेक किया है कोई फूड, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? उसका डाइजेशन करेगा, उसका ब्रेक डाउन करेगा, उससे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, उनको क्या करेगा बेटा? अलग करेगा, उनको अलग करेगा और किसके अंदर डालेगा? इसका मेनली फंक्शन किसका होता है यहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये क्या करती है? किसके अंदर डालती है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालती है, जिससे वो जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड फ्लो के साथ में क्या होते रहते हैं? बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है सर, हो रहे हैं सर्कुलेट। अभी देखिए कि जैसे मैं मेरी टंग से मैं बोल रहा हूं, इट मींस यहाँ पे मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। तो इन सेल्स को, टंग की सेल्स को एनर्जी कहां से मिलेगी? ये क्या करेंगी? ब्लड स्ट्रीम से उस मॉलिक्यूल को ले लेंगी, उस न्यूट्रिएंट पार्टिकल को ले लेंगी और उसका क्या करेंगी? ब्रेक डाउन करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसे अपने क्या कह देते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन कह देते हैं। तो ऑक्सीडेशन होगा या ब्रेक डाउन होगा तो वो कहां होगा? एक सेल के अंदर होगा और उससे अपने को एनर्जी मिलेगी। दैट मींस फंक्शनल यूनिट। ये तो हो गया किसके अकॉर्डिंग? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में एक और बात करें। ठीक है, जितने भी अपने कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स का क्या करती है बेटा? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर लेके जाने का वर्क करती है एक सेल।
इस सेल के अंदर क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने सारे के सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है और वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैरी करने का वर्क डन करता है। दैट मींस फंक्शनल भी हुई और स्ट्रक्चरल भी हुई, ठीक है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट थे, आपने नाम सुना होगा, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या बोला था कि सेल क्या है, इट इज ए बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, बेसिक फंडा, FUND, फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, ल्यूवेनहॉक के अकॉर्डिंग थी। फंडामेंटल यानी मेन, जो बेस है अपना, हिंदी में बोल दूं तो आधारभूत इकाई है अपनी, ठीक है। अपनी बेसिक यूनिट है, पूरी की पूरी बॉडी ही क्या है बेटा, इसी से बनी हुई है अपनी, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, अपने फंडामेंटल बोल देते हैं, ठीक है। फिर अपने इसकी बात करते हैं कि सर अपने देखते हैं कि किसी भी चीज को इजी बनाने के लिए, स्टडी करने के लिए अपने उसके अलग अलग फील्ड बना लेते हैं, उसकी अलग अलग कैटेगरीज बना लेते हैं, है ना। जैसे साइंस पढ़नी है और अगर आपने लाइफ साइंस के बारे में पढ़ना है तो लाइफ साइंस की अपने एक अलग कैटेगरी बना लेंगे, एक अलग अपने क्या बना लेंगे, उसका सब्जेक्ट बना लेंगे। अगर अपने को फिजिकल एक्टिविटीज पढ़नी है, फिजिक्स, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जानना है तो केमिकल साइंस हो जाएगी, ठीक है। और अगर साइंस के बारे में देखना है, जैसे लिविंग बीइंग्स के बारे में देखना है तो वो लाइफ साइंस हो जाएगी, और उसको भी आगे डिवाइड कर दिया जाएगा अलग अलग, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, और उनकी भी आगे ब्रांचेस बना दी जाएंगी। और पर्टिकुलर अगर सेल की स्टडी करनी है तो सेल की स्टडी की जाती है साइटोलॉजी के अंदर। एक ब्रांच है साइंस की, कौन सी, जिसको बोल दूं मैं साइटोलॉजी। A fine branch of science in which we deals between this deals is a branch of science in which we deals with the structure of cell, ठीक है। ओनली स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, किसके अंदर बेटा, साइटोलॉजी के अंदर। ओनली स्ट्रक्चर की जिसके अंदर स्टडी की जाती है वो क्या है, साइटोलॉजी। फिर एक वर्ड आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, पूरी की पूरी सेल के फंक्शंस, जो भी वो फंक्शन डन करती है, चाहे वो किसी जीन का रेगुलेशन करना है, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है, या सेल का डिवीजन है, सेल का केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटी की स्टडी की जाती है सेल की, मल्टीप्लिकेशन की, यानी सेल एक कोशिका कैसे वृद्धि करती है, कैसे गुणन करती है, कैसे अपने सारे काम करती है, इन सभी चीजों की स्टडी की जाती है, वो क्या है बेटा, सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान कह दूं मैं, ठीक है। कोशिका विज्ञान के अंदर करते हैं। ये होगी बेटा अपने सेल के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, क्या होती है सेल। अभी देखते हैं कि सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो इस साइड देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ सेल। हाउ मच टाइप्स ऑफ सेल, तो सभी को ध्यान में है कि अपने 2 टाइप्स की सेल रीड करते हैं। यहां पे कौन कौन सी देखते हैं अपने, फर्स्ट अपने देखते हैं कौन सी, प्रोकैरियोटिक, और सेकंड वन अपने देखते हैं कौन सी, यूकैरियोटिक, ठीक है। किस बेसिस पे अपने प्रोकैरियोटिक बनाया गया और किस बेसिस पे अपने यूकैरियोटिक बनाया गया, क्या इसके पीछे क्या कोई ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर मेरे को अच्छा लगा कि मैंने प्रोकैरियोटिक बोल दिया, या किसी साइंटिस्ट ने इसको प्रोकैरियोटिक बोल दिया या यूकैरियोटिक बोल दिया, क्या बेसिस रहे होंगे इनके, ठीक है। और किस प्रकार की होंगी, किस टाइप की होंगी। सबसे पहले अपने प्रोकैरियोटिक, अपने बहुत सारे इसके फीचर देख लेते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, बहुत ये यूकैरियोटिक है। सबसे पहले इसका नेम देखते हैं कि इसको प्रोकैरियोटिक क्यों बोला गया और इसे यूकैरियोटिक क्यों बोला गया। प्रो का मीन यहां अपने को एडवांस से नहीं लेना। जनरली क्या होता है, प्रो का मीन होता है एडवांस जनरेशन। आपने आप टेक्नोलॉजी के अंदर इसको देखते हो या किसी भी फील्ड के अंदर देखते हो कि वो प्रो है, प्रो मतलब थोड़ा एडवांस है, थोड़ा आगे है। लेकिन यहां प्रो का मीन एडवांस कभी नहीं है। यहां प्रो का मीन क्या है, प्रो का मीन है प्री से।
प्री इट मींस जो पहले बना है, प्री यानी पहले, सबसे जो पहले बना है उससे लिया गया है प्री। या प्री को बोल सकता हूं बेटा मैं इमैच्योर, इमैच्योर, इमैच्योर यानी कि अपरिपक्व, अपरिपक्व, ठीक है, अपरिपक्व से यानी। और कैरियोटिक वर्ड है, ये कैरियोटिक वर्ड अपना कहां से आया है, ये आया है कैरियोन से। कैरियोन मींस न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस सेल का नेम क्या हो जाएगा, यानी ऐसी सेल जिसके अंदर अपरिपक्व टाइप का न्यूक्लियस मिलता है, यानी इंसिपिएंट या सॉरी इंसिपिएंट नहीं, इमैच्योर, ठीक है। अपरिपक्व यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट। किस टाइप का, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की क्या डेफिनेशन होगी और इमैच्योर की या लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस की क्या डेफिनेशन होगी, ठीक है। अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की अपनी डेफिनेशन देना चाहें, परिपक्व केंद्रक की अपनी परिभाषा देना चाहें, तो क्या हो जाएगी, ऐसा केंद्रक जो क्या हो, एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या एक स्पेशल टाइप के एनवेलप से क्या हो, कवर्ड हो, जो कैसा होता है, बाई मेम्ब्रेन होता है, टू मेम्ब्रेन्स होती है और उन टू मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड रहता है, इस टाइप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और उसके बीच में और क्या मिलता है, दूसरा जो वेल डेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जेनेटिक जो मटेरियल होता है, ठीक है, उसे बाइंड करने के लिए एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन मिलती है, स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन को अपन क्या नाम देते हैं, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन मिलती है, यानी एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो और जेनेटिक मटेरियल को क्या करने के लिए, बाइंड करने के लिए या स्टेबल रखने के लिए एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन मिलती हो, वो न्यूक्लियस कौन सा हो जाएगा, वो वेल डेवलप्ड या वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस की डेफिनेशन हो जाएगी। और एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके ना तो आउटर के अंदर कोई एनवेलप मिल रहा है, ना कोई कवरिंग मिल रही है और ना ही हिस्टोन प्रोटीन मिल रही है, इस टाइप का जो न्यूक्लियस होगा उसे अपने न्यूक्लियस नेम नहीं देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस की डेफिनेशन ही क्या है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या मिलता हो, हिस्टोन प्रोटीन मिलती हो और जेनेटिक मटेरियल मिलता हो, वो स्ट्रक्चर क्या है, वो सेल ऑर्गेनल कौन सा है, वो कोशिकांग कौन सा है, केंद्रक है वो, है ना। और जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो मिलता हो लेकिन हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं हो और कवर्ड भी नहीं हो, उसे अपने न्यूक्लियस नाम नहीं देंगे, उसे अपने देंगे जीनोफोर। क्या नाम दे देंगे उसे, जीनोफोर, ठीक है। या इसे अपने एक और नाम आता है, न्यूक्लियोड नाम दे सकते हैं, न्यूक्लियोड, ठीक है। या इसे एक और भी नाम आता है, फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी इसे अपने नाम दे सकते हैं, फाइब्रिलर न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल की अपनी बात करें तो क्या इसका किससे नेम दिया गया, प्रोकैरियोटिक, प्रो यानी प्री टाइप का जिसके अंदर कैरियोन मिलता हो, न्यूक्लियस मिलता हो, वो प्रोकैरियोटिक सेल है, क्लियर है। और यू, अब दूसरी अपने बेटा यूकैरियोटिक सेल के ऊपर यू वर्ड अपने लाइफ साइंस के अंदर कहीं भी देखेंगे, यू का मीन होगा ट्रू, सत्य, जिसको अपनी हिंदी में क्या बोल देते हैं, सत्य या ट्रू, ठीक है। सत्य प्रकार का कैरियोन हो, कैरियोन का आपने क्या मीन लिया था, न्यूक्लियस या केंद्र का। सत्य केंद्र की क्या परिभाषा होती है, यानी जो क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, प्लस में हिस्टोन प्रोटीन मिलती होगी, वो सत्य केंद्र का होगा। यू वर्ड कहीं भी आ जाए, यहां से अपने सत्य समझना है, ट्रू समझना है, ठीक है। तो यहां से आप और भी वर्ड देखते हो, जैसे माइकोटा की क्लास देखते हो आप, यू माइकोटा, यू का मतलब ट्रू, माइकोटा का मतलब फंगी, ट्रू फंगी, सत्य फंगी या सत्य फंजाई हो जिसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा यू वर्ड और भी कहीं आता है, जैसे यू बैक्टीरिया मोनेरा के मेंबर है ना, तो यू मींस ट्रू, सत्य, बैक्टीरिया सत्य बैक्टीरिया, ठीक है। सत्य बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया के अंदर रखा जाता है, क्लियर है। तो यहां से क्लियर हो टाइप्स ऑफ सेल्स।
अपने ये दो मेजर टाइप्स पढ़ते हैं, मेन टाइप यही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ एक बुक्स के अंदर आपको शायद एक और वर्ड भी दिया हुआ मिल सकता है, मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक, ठीक है। और मीजो वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि बीच का, मीजो का मीन क्या है, बीच का, और कैरियन यानी बीच का कैरियन हो, ना तो वो डेवलप्ड हो और ना ही क्या हो, लेस डेवलप्ड हो। इट मींस ये बीच का अगर कोई केंद्र किसी कोशिका के अंदर पाया जा रहा है तो उसे कुछ एक साइंटिस्ट मीजोकैरियोटिक नाम दे देते हैं। जनरली मीजोकैरियोटिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, किसी भी कंपटीशन के अंदर नहीं पूछा था, कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, कोई बोर्ड एग्जाम के अंदर भी नहीं पूछा था, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि मीजोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है, क्या होती है। अब देखिए मीजोकैरियोटिक का क्या फीचर हो जाएगा, इसका फीचर हो जाएगा कि एक कोशिका जिसके अंदर केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली तो मिल रही है, लेकिन उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। अब हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी तो उसको यूकैरियोटिक में रख देंगे, और एब्सेंट होगी तो किसके अंदर रख देंगे, प्रोकैरियोटिक के अंदर। लेकिन क्या अकेला हिस्टोन प्रोटीन के बेसिस के ऊपर उसको प्रोकैरियोटिक में रख देंगे? नहीं सर, यहां एक और भी होना चाहिए अपने पास में। क्या होना चाहिए कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं है और हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है तब उसे प्रोकैरियोटिक के अंदर रखेंगे। लेकिन एक सेल है जिसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो मिल रही है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, अब से मीजोकैरियोटिक के अंदर रख देंगे। इसका आप जैसे इसके अंदर आप प्रोटोजोअन्स हैं, कुछ एक प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं, उनको रख सकते हो। और इसके अंदर जैसे फंगी है, फंगी जनरली किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर रखा जाता है। जनरली क्या, मेनली ही यूकैरियोटिक के अंदर रखा जाता है, क्योंकि कैसे होते हैं फंगी, फंगी के सारे फीचर यूकैरियोटिक सेल के होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे फंगी के मेंबर हैं स्लाइम मोल्ड्स, अब पंख कह दिया जाता है, उनको मीजोकैरियोटिक के अंदर आप रख सकते हो। तो ये क्या हो गए, सेल के टाइप हो गए। इसके अलावा इनके बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। ये सेल लेस डेवलप्ड टाइप की होगी। अगर इसके मैं साइज की बात करूं, प्रोकैरियोटिक सेल की साइज की बात, तो 1 to 10 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, साइज, ठीक है। और अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं साइज की, तो इसका साइज क्या रहेगा, 5 to 100 माइक्रोमीटर। इसका मेनली क्या रहता है, साइज रहता है। क्लियर है, 2 टाइप्स की सेल होगी। तो उसके बाद और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। इस सेल के बाहर एक कोट मिलता है, कवरिंग मिलती है, जिसे आप ग्लाइकोकैलिक्स कह देते हो, ठीक है। जनरली यूकैरियोट्स में वो नहीं मिलता। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो लेस डेवलप्ड होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की लेस फॉर्म मिलती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद नहीं मिलता, उसकी लेस फॉर्म होती है, जिससे आप क्या कह देते हो, मीजोसोम्स कह देते हो। मीजोसोम्स सेल के इनर फोल्डिंग से, सेल मेम्ब्रेन के इनर फोल्डिंग से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं ये बना दूं एक प्रोकैरियोटिक सेल, ये इसकी सेल वॉल, ठीक है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, और यहां से क्या हो गई है, इनर की ओर फोल्डिंग हो गई। इनर की ओर फोल्डिंग होगी, इसलिए जो स्ट्रक्चर बनाई है इसे अपने क्या कह देते हैं, मीजोसोम। रेस्पिरेटरी जितने भी एंजाइम्स मिलते हैं, रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे मीजोसोम्स में मिलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कहां मिलते हैं वो, यहां मीजोसोम्स की वेल डेवलप्ड फॉर्म मिलती है, जिसे अपने माइटोकॉन्ड्रिया कह देते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेंगे। ये बेसिकली इसके जनरल फीचर्स हो गए। इसके अलावा और बहुत सारे इसके फीचर्स आते हैं, और अभी अपने इसके एक एग्जांपल्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं ऑल मोनेरा मेंबर्स, ठीक है। मोनेरा आपने आरएच व्हिटेकर क्लासिफिकेशन देखा है, 5 किंगडम्स बनाए थे इसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या माइकोटा उसका ओल्ड नेम है, एनिमेलिया और प्लेंटी, ठीक है। मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में पुट किए जाते हैं, और यूकैरियोट्स में किसके किए जाते हैं, अपने मोनेरा के बाद के जितने भी हैं सारे के सारे यूकैरियोट्स में। लेकिन प्रोटिस्टा के कुछ एक मेंबर हैं वो प्रोकैरियोट्स में अपने रखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोटिस्टा के कुछ एक मेंबर्स को अपने मीजोकैरियोट्स में भी रख सकते हैं, जैसे यूग्लिनोइड्स हो गए, स्लाइम मोल्ड्स हो गए, ठीक है। ये दोनों के बीच के फीचर शो करते हैं, बीच की योजक कड़ी होते हैं, तो अपने इस सेल को भी बीच की योजक कड़ी कह सकते हैं।
क्लियर है? ये सेल के टाइप्स हो गए, ठीक है, ये इसकी जनरल बात होगी सेल की। अब ये सेल वर्ड किसने दिया था, एक छोटी सी बात और कर ले, ठीक है, ये सेल वर्ड किसने दिया था, ये हर्टविग ने दिया था, ठीक है, कौन सा सेल वर्ड गिवन बाय हर्टविग। अच्छा, दूसरी सर ये अपने देख रहे हैं सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इसको डिस्कवर किया होगा, किसने देखा होगा, है ना? तो सबसे पहले सेल को किसने देखा था, सभी जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने, जो एक डेड सेल थी। तो सर अच्छा, डेड सेल को देखा था, तो किसी साइंटिस्ट ने लिविंग सेल को भी देखा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लिविंग सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले थे आपके ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने इसे सबसे पहले देखा था। इसके बाद बेटा अपने अगर सेल की बात की जाए तो सेल्स के ऊपर कुछ थ्योरीज आई थी, जिसमें से मेन है जो सेल थ्योरी अपने देखते हैं, जो किसने दी थी, जर्मन साइंटिस्ट थे दो, ठीक है, एक जर्मन बॉटनिकल साइंटिस्ट थे जो बॉटनी से रिलेटेड थे, दूसरे जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, बॉटनिस्ट थे जो थे स्लाइडेन थे, और श्वान थे जो जूलॉजिस्ट थे, दोनों ही जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी, जिसके अंदर कुछ एक इन्होंने बताया था कि ऑल लिविंग बीइंग्स किसके बने होते हैं, सेल और सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं, ठीक है, नई सेल्स बनती हैं वो अपनी ओल्ड सेल से बनती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही होती हैं। इसके अलावा दो तीन पॉइंट्स और भी इसके दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी अपने एक और बात छोटी सी करके देखें, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या सेल के बने होते हैं? कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना सेल का हो सकता है? यस और नो? यस, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, विदाउट सेल भी ऑर्गेनिज्म मिल सकता है, जैसे वायरस है। वायरस क्या है, एक कोई पर्टिकुलर सेल नहीं है ना? वायरस क्या है, ओनली एक जेनेटिक मटेरियल है जो किससे कवर्ड है, प्रोटीन कोड से या प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर से वो क्या है, कवर्ड रहता है, ठीक है। तो अभी अपने थोड़ा इसके बारे में देखा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको और थोड़ा डिटेल से देखेंगे। ओके।